हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे निराकरण या विलोपन अपक्रियाएं। जैसे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण में आपको बताया गया कि मोनो हेलो एल्केन जो होते हैं मुख्य रूप से 4 तरह के रासायनिक अपक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जिसमें पहला आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया बताया गया। और इसी क्रम में तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया इसके पहले वाले वीडियो में समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में हम दूसरी रासायनिक अपक्रिया पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? निराकरण अर्थात विलोपन अपक्रियाएं। निराकरण या विलोपन अपक्रियाएं। आइए देखते हैं। कक्षा 12 रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान हमारा आज का टॉपिक क्या है? निराकरण या विलोपन अपक्रियाएं। निराकरण को ही विलोपन भी कहते हैं। निराकरण या विलोपन अपक्रियाएं, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन अपक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पहले परिभाषा आप सुन लीजिए। परिभाषा क्या है निराकरण अपक्रिया की या एलिमिनेशन अपक्रिया की? कि वह अपक्रियाएं जिनमें किसी अभिकारक अणु में से 2 या 2 से अधिक परमाणु या परमाणु समूह एक सरल अणु के रूप में अलग होकर के द्विबंध या त्रिबंध युक्त उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अपक्रियाओं को क्या कहते हैं? निराकरण या विलोपन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहा जाता है? निराकरण या विलोपन अपक्रिया कहते हैं। फिर से सुनिए डेफिनेशन कि वह अपक्रियाएं जिनमें किसी अभिकारक अणु में से 2 या 2 से अधिक परमाणु या परमाणु समूह एक सरल अणु के रूप में अलग होकर के डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड युक्त यौगिक बनाते हैं, निराकरण या विलोपन अपक्रियाएं कहलाते हैं, ठीक है। तो परिभाषा लिख दे रहे हैं, थोड़ा और समझ लिए तब लिख रहे हैं। और निराकरण या विलोपन अपक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक तो निर्जलन। पहला क्या है? निर्जलन। पहला क्या होगा? निर्जलन। पहला है निर्जलन। निर्जलन क्या होता है कि निर्जलन की प्रक्रिया में क्या होगा? जल का अणु बाहर निकलेगा। H2O अणु का निकलना क्या होता है? निर्जलन होता है। बस शॉर्ट में समझने का प्रयास कीजिए। निर्जलन क्या होता है? H2O अणु का निकलना, अणु का निकलना क्या कहलाता है? या पृथक होना क्या कहलाता है? निर्जलन कहलाता है। तो पहली चीज निर्जलन की ये है। और निर्जलीकरण की जो सुगमता का क्रम है, अगर हम एल्कोहल की बात करें तो टर्सरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और प्राइमरी एल्कोहल। तो टर्सरी एल्कोहल में निर्जलन अधिक होगा, सेकेंडरी में उससे कम होगा, प्राइमरी में सबसे कम होता है, ठीक है। तो H2O अणु का निकलना क्या कहलाता है? निर्जलन कहलाता है, ठीक है। और दूसरा है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण। तो इसमें क्या होता है? विहाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन का अणु निकलता है, तो हाइड्रोजन के अणु का निकलना क्या कहलाता है? विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। और तीसरा है इसमें विहाइड्रोहैलोजनीकरण। विहाइड्रोहैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। तो विहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का पृथक होना और हैलोजन
एक्स मान लीजिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है, तो HCX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड के अणु का पृथक होना क्या कहलाता है? विहाइड्रोहाइलोजनीकरण कहलाता है। तो निराकरण या विलोपन अपक्रिया तीन तरह की हो गई, एक तो निर्जलन हो गया, दूसरा विहाइड्रोनीकरण हुआ, तीसरा विहाइड्रोहाइलोजनीकरण हो गया। ठीक है, तो आइए पहले हम परिभाषा लिख दे रहे हैं निराकरण या विलोपन अपक्रिया की। तो निराकरण या विलोपन अपक्रिया की परिभाषा लिखेंगे, क्या होगा? देखिए, निराकरण या विलोपन अपक्रिया कि वह अपक्रियाएं जिनमें किसी अभिकारक अणु में से वे अपक्रियाएं जिनमें किसी अभिकारक अणु में से दो या दो से अधिक परमाणु या समूह एक सरल अणु के रूप में अलग हो करके द्विबंध या त्रिबंध युक्त यौगिक बनाते हैं निराकरण अपक्रिया कहलाते हैं। निराकरण अपक्रियाएं कहलाते हैं। ठीक है, अब निराकरण अपक्रियाएं तीन तरह की हो गई। या निराकरण अपक्रिया भी कर सकते हैं, विलोपन भी कर सकते हैं, ऊपर हेडिंग में लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये तीन तरह की हो सकती हैं, तीनों में से कोई भी हो सकता है, मतलब किसी तरह से भी निराकरण हो सकता है या विलोपन हो सकता है। विलोपन जल के अणु के निकलने से भी हो सकता है, हाइड्रोजन अणु के निकलने से भी हो सकता है, हाइड्रोजन हैलाइड के अणु के निकलने से भी हो सकता है। तो जब जल का अणु पृथक होगा तो क्या होगा? निर्जलन होगा। हाइड्रोजन का अणु पृथक होगा तो क्या होगा? विहाइड्रोजनीकरण होगा। और तीसरा हाइड्रोजन हैलाइड का जब अणु पृथक होगा तो क्या होगा? विहाइड्रोहाइलोजनीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला निर्जलन। इसमें क्या होता है? ये H2O अणु का पृथक होना या H2O अणु का अलग होना, H2O अणु का निकलना क्या कहलाता है? निर्जलन कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और निर्जलीकरण की सुगमता का क्रम टर्सरी सबसे अधिक, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी सबसे कम होता है। दूसरा है निर्जलन हो गया, दूसरा विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण क्या होता है? हाइड्रोजन अणु का निकलना, हाइड्रोजन अणु का H2 अणु का निकलना क्या कहलाएगा? विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। और तीसरा है विहाइड्रोहाइलोजनीकरण। विहाइड्रोहाइलोजनीकरण। अब यहां थोड़ा समझिए कि विहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हाइलोजन एक्स मतलब हाइड्रोजन हैलाइड अणु का निकलना क्या कहलाता है? विहाइड्रोहाइलोजनीकरण कहलाता है। इसमें हाइड्रोजन और हाइलोजन दोनों के परमाणु संयुक्त होकर के क्या होते हैं? दोनों के परमाणु
मिलकर के एक सरल अणु बनाएगा, अर्थात हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाते हैं। तो सीधे हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन हैलाइड अणु का पृथक होना। हाइड्रोजन हैलाइड अणु का पृथक होना क्या कहलाएगा, विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ठीक है, अब इसमें विहाइड्रोहैलोजनीकरण में इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसमें टर्सरी एल्किल हैलाइड, RX मतलब एल्किल हैलाइड हो गया, टर्सरी एल्किल हैलाइड और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और प्राइमरी एल्किल हैलाइड। टर्सरी एल्किल हैलाइड में विहाइड्रोजनीकरण जो होगा, विहाइड्रोहैलोजनीकरण अधिक होगा, सर्वाधिक होगा, और इसका मतलब ये अधिक सर्वाधिक अस्थायी होगा, योगी बनाएगा, और ये क्या होगा, उससे कम होगा, और ये सबसे कम होगा। ये एल्किल हैलाइडों में विहाइड्रोहैलोजनीकरण का क्रम है। और कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स के बारे में आपको बता दे रहे हैं, खो दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो भी आपको बताए कि टर्सरी एल्किल हैलाइड में टर्सरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ये आपको बताया गया। तो इन सब में क्या होगा, इन एल्किल हैलाइडों में या इन हैलो एल्केन्स में विहाइड्रोकरण का जो विहाइड्रोहैलोजनीकरण अक्रिया का क्रम है इस तरह है, अर्थात टर्सरी एल्किल हैलाइड में विहाइड्रोहैलोजनीकरण अधिक होगा, इसमें कम होगा, और इसमें सबसे कम होगा, अर्थात ये सबसे अधिक सर्वाधिक अस्थायी होगा, ये उससे कम अस्थायी अधिक अस्थायी होगा, और ये सबसे कम अस्थायी होता है। ठीक है, अब यहां पर इस तरह भी आप लिख सकते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, मतलब सेकेंडरी टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। ठीक है, अब दूसरा इसमें है कि हाइड्रोजन हैलाइड के निराकरण में अल्फा कार्बन से हैलोजन, थोड़ा यहां आपको समझना है कि हाइड्रोजन हैलाइड के निराकरण में या विलोपन में या हैलो एल्केन के विलोपन या निराकरण में अल्फा कार्बन से कौन, हैलोजन, अल्फा कार्बन से कौन, हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का निराकरण होता है। हाइड्रोजन का निराकरण होता है। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का और बीटा कार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन का निराकरण होता है। इसका मतलब अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन पृथक होगा और बीटा कार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन पृथक होता है। अब सवाल उठ रहा, अल्फा कार्बन क्या है, बीटा कार्बन क्या है। यहां पहले आप थोड़ा समझ लीजिए कि एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन के निराकरण में या विलोपन में अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का परमाणु और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का परमाणु क्या होता है, पृथक होता है। अब यहां हमें जानना है कि अल्फा कार्बन क्या होता है और बीटा कार्बन क्या होता है। ठीक है, अल्फा कार्बन वह होता है जिससे क्या जुड़ा होता है, क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, तो जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। जैसे कह दिया गया, देखिए CH3 CH2Br, तो देखिए इस कार्बन से Br जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अल्फा कार्बन होगा और इसके बाद वाला कार्बन क्या होगा, वो बीटा कार्बन होगा। ठीक है, तो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन समझ में आ गया होगा।
कि जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। उसके बाद वाले कार्बन को, ये आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, तो उस कार्बन को हम क्या कहेंगे? बीटा कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन हैलाइड के निराकरण में, ठीक है, कि हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड से हाइड्रोजन हैलाइड के निराकरण में या इसके विलोपन में क्या होगा? अल्फा कार्बन से हैलोजन का परमाणु और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा। तो ये दोनों मिलकर के हाइड्रोजन हैलाइड बना देंगे, अर्थात एक क्षण अल के रूप में क्या हो जाएंगे? पृथक हो जाएंगे। तो उसका क्या हो जाएगा? निराकरण हो जाएगा, अर्थात विलोपन हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए होंगे, तो इसको लिख दे रहे हैं। हाइड्रोजन हैलाइड के निराकरण में अल्फा कार्बन से हैलोजन, निराकरण में अल्फा कार्बन से हैलोजन तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निराकरण होता है। निराकरण होता है मतलब पृथक होता है, हाइड्रोजन का निराकरण होता है। ठीक है, अल्फा से हैलोजन का, बीटा से हाइड्रोजन का क्या होगा? निराकरण होगा, अर्थात इनसे पृथक होगा। इसलिए इसे बीटा निराकरण अपक्रिया भी कहते हैं। इसलिए इसे बीटा निराकरण अपक्रिया भी कहते हैं, अपक्रिया भी कहते हैं। तो ये जानकारी के लिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन हैलाइड के निराकरण में क्या होगा? अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु पृथक होता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु पृथक होता है। ठीक है, इसलिए इस अपक्रिया को, अर्थात निराकरण अपक्रिया को या विलोपन अपक्रिया को बीटा निराकरण अपक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गया है। जहां तक मेरा अनुमान होगा कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ विस्तृत से नहीं बताना है इसमें, क्योंकि 11 का सिलेबस थोड़ा है इसमें। निराकरण अपक्रियाओं के प्रकार, निराकरण अपक्रियाओं के प्रकार, अपक्रियाओं के प्रकार, निराकरण अपक्रियाओं के प्रकार। निराकरण अपक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। जैसे आपको बताया गया एशियन अपक्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, SN1 और SN2। ठीक है, तो उसी तरह निराकरण अपक्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो E1 अपक्रिया, E1 अपक्रिया, इसी को कहते हैं एका अणुक निराकरण अपक्रिया, एका अणुक निराकरण अपक्रिया। एकाणुक निराकरण अपक्रिया नीचे लिख दे रहे हैं। E1 अपक्रिया या एकाणुक निराकरण अपक्रिया। ठीक है, और दूसरा है E2 अपक्रिया। दूसरा क्या है? E2 अपक्रिया। और इसी का दूसरा नाम क्या है? द्वि-अणुक निराकरण अपक्रिया। द्वि-अणुक निराकरण अपक्रिया, E1 अपक्रिया और E2 अपक्रिया। ठीक है, तो जैसे उसमें पढ़ रहे थे आप
नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया में दो तरह की, SN1 और SN2। उसी तरह ये निराकरण अपक्रिया भी दो प्रकार की है, E1 अपक्रिया और E2 अपक्रिया। E1 अपक्रिया ये जो होता है E1, ये इसमें एल्किल हैलाइड का आयनन सरलता से हो जाता है। बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, इसमें एल्किल हैलाइड का आयनन सरलता से होता है। सरलता से होता है, ठीक है। तो ऐसे अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? E1 अपक्रिया कहते हैं या एकाणुक निराकरण अपक्रिया कहते हैं। और ये दो पद में पूर्ण होता है, ठीक है। ये अपक्रिया कितने पदों में? दो पदों में पूर्ण होती है। दो पदों में पूर्ण। जैसे SN1 अपक्रिया भी दो पदों में पूर्ण होती है, उसी तरह ये भी अपक्रिया दो पदों में क्या होती है? पूर्ण होती है, ठीक है। मतलब इसकी जो क्रियाविधि है, SN1 अपक्रिया SN1 की क्रियाविधि के समान होते हैं। SN1 क्रियाविधि के समान, इसकी जो अपक्रिया होती है SN1 क्रियाविधि के समान होती है। तो SN1 क्रियाविधि आप पढ़े हैं, तो इसमें उसी तरह ये भी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और E1 अपक्रिया जो है या एकाणुक निराकरण अपक्रियाएं, क्रियाओं का जो क्रम है वो टर्सरी में सबसे अधिक, सेकेंडरी में उससे कम, प्राइमरी में सबसे कम होता है, ठीक है। इसी तरह E2 अपक्रिया की एल्किल हैलाइड का आयनन सरलता से नहीं होता है। इसमें एल्किल हैलाइड का आयनन सरलता से नहीं होता। वे अपक्रियाएं जिनमें एल्किल हैलाइड का आयनन सरलता से नहीं होता है, वो कौन सी अपक्रिया करते हैं? E2 अपक्रिया करते हैं या द्विआणुक निराकरण अपक्रिया करते हैं, ठीक है। और ये कितने पदों में पूर्ण होती है? एक पद में पूर्ण होती है, एक पद में पूर्ण, ठीक है। द्विआणुक निराकरण अपक्रियाएं जो होती हैं या E2 अपक्रिया जो है दो पदों में, एक पद में क्या होती है? पूर्ण होती है। और इसकी क्रियाविधि जो है SN2 क्रियाविधि के समान होती है। SN2 क्रियाविधि के समान, SN2 पढ़े हैं तो उसी के समान ये भी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्रम क्या होगा एल्किल हैलाइडों का? कौन अधिक? E2 अपक्रिया कौन अधिक देगा? टर्सरी एल्किल हैलाइड सबसे अधिक, सेकेंडरी उससे कम। इसमें भी टर्सरी एल्किल हैलाइड सबसे अधिक, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी सबसे कम, ठीक है। मतलब दोनों में समान है, ठीक है। टर्सरी और फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर उसके बाद प्राइमरी। अब देखिए निराकरण अपक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक, निराकरण अपक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये निराकरण अपक्रिया दो प्रकार की है, E1 अपक्रिया और E2 अपक्रिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं निराकरण अपक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। कारक की चर्चा भी हम बाद में कर रहे हैं, पहले नोट में लिख लीजिए। पहले नोट में कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए, नोट करेंगे। कि विहाइड्रोहाइलोजीकरण की क्रिया सेट-जेफ के नियम के अनुसार होती है। किस नियम के अनुसार होती है? सेट-जेफ नियम के अनुसार होती है। विहाइड्रोहाइलोजीकरण सेट-जेफ के नियम के अनुसार होता है, नियम के अनुसार होता है। सेट-जेफ नियम के अनुसार होता है, ठीक है। अब सेट-जेफ का नियम क्या है? दो तरह के स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट
आपको दे दे रहे हैं सेट जेफ का नियम। ठीक है, सेट जेफ का नियम कि हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से प्राप्त होती है जिस पर पहले से उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होते। हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से प्राप्त होती है। हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से प्राप्त होती है, ठीक है, जिस पर पहले से उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। जिस पर पहले से उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होते। ये सेट जेफ का नियम एक स्टेटमेंट ये है। दूसरी तरह इसको भी दिया जा सकता है, ठीक है, कि एल्किल हैलाइड की संरचना अगर इस प्रकार की होती है कि इसके द्वारा दो एल्किनों का निर्माण संभव हो तो प्रमुख उत्पाद एल्किन्स की संरचना जो होगी सेट जेफ नियम के अनुसार हो सकती है। तो सेट जेफ का नियम क्या है कि जब कोई हेलोएल्केन दो विभिन्न रीतियों से विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अपक्रिया द्वारा दो भिन्न एल्किन बनाता है। सेट जेफ का नियम क्या है, अगर कोई हेलोएल्कीन या एल्किल हैलाइड दो प्रकार या दो विभिन्न रीतियों से विहाइड्रोहाइलोजनीकरण करता है तो दो विभिन्न एल्किनों का निर्माण करने में अगर वह सक्षम है तो सबसे अधिक प्रतिस्थापित एल्किन ही मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। या कह सकते हैं जिस एल्किन में डबल बॉन्ड या द्विबंधीय कार्बन परमाणु से जुड़े एल्किल समूहों की संख्या अधिक होगी वह एल्किन क्या होगा, प्रमुख उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। तो विहाइड्रोहाइलोजनीकरण की क्रिया सेट जेफ नियम के अनुसार होती है। तो एक स्टेटमेंट यह है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि जब कोई हेलोएल्केन क्या कर सकता है कि दो विभिन्न रीतियों से विहाइड्रोहाइलोजनीकरण करके दो विभिन्न एल्कीन बनाता है, ठीक है, या दो विभिन्न एल्कीन बनाने में सक्षम है तो मुख्य उत्पाद के रूप में सबसे अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन ही होगा, ठीक है, सबसे अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन ही क्या होगा, मुख्य उत्पाद के रूप में होता है। अर्थात इतना भी हम कह सकते हैं कि जिस एल्कीन में द्विबंधीय कार्बन परमाणुओं से जुड़े एल्कीनों की संख्या अधिक होगी, द्विबंधीय कार्बन परमाणु से जुड़े एल्कीनों की संख्या अधिक होने पर या एल्किल समूहों की संख्या अधिक होने पर मुख्य उत्पाद के रूप में वही एल्कीन होगा, ठीक है। तो यहां पर सेट जेफ का नियम तो दूसरा वाला नियम नहीं बता रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो उसको देख लीजिएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर है 2-क्लोरो यहां पे लिख दे रहे हैं हेलोएल्केन का विहाइड्रोहाइलोजनीकरण, हेलोएल्केन का विहाइड्रोहाइलोजनीकरण सेट जेफ के नियमानुसार होता है, ठीक है, कि जब एल्किल हैलाइड की संरचना इस प्रकार हो कि उसके द्वारा दो एल्कीनों का निर्माण संभव है तो मुख्य उत्पाद के रूप में जो एल्कीन होगा वो किस नियम के अनुसार होगा, सेट जेफ के नियम के अनुसार होगा। जैसे यहां पर उदाहरण दिया जा रहा है 2-क्लोरोब्यूटेन का, देखिए कि
टू क्लोरोब्यूटेन को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलेन के साथ गर्म किया जाता है तो ब्यूट 2इन 80% और ब्यूट 1इन 20% का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए 2 क्लोरोब्यूटेन का एल्कोहलिक विलेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3 2 क्लोरोब्यूटेन को क्या किया जा रहा है, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलेन के साथ गर्म किया जा रहा है। एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलेन के साथ क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो गर्म करते हैं तो एल्कीन बनाता है, तो दो एल्कीन संभव है इसमें। ठीक है, तो पहला क्या होगा, देखिए क्या है, हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से प्राप्त होती है जिस पर पहले से उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कहां से प्राप्त होगा, यहां से। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बचेगा CH। सेंजेब का नियम क्या है, हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से प्राप्त होती है जिस पर पहले से उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम है। तो देख रहे हैं इस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम है तो इसके निकटवर्ती ये है, तो इससे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, यहां से हाइड्रोजन निकला तो सिंगल बॉन्ड था, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड C, यहां हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहां से हाइड्रोजन निकला, यहां से तो ये अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकला और बीटा कार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन। वैसे समझ लीजिए यहां अल्फा कार्बन से, ये अल्फा कार्बन है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ Cl यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो ये अल्फा कार्बन हुआ, और इसके बाद वाला कार्बन क्या हुआ, ये बीटा कार्बन हुआ। तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से क्लोरीन मिलकर के क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड बना देंगे। क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, CH3 यहाँ से हाइड्रोजन निकला, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ से क्लोरीन निकल गया तो CH सिंगल बॉन्ड CH3 ये हो गया। तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 2इन। अब और दूसरा क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन है, तो मुख्य उत्पाद के रूप में यही होगा। और इसमें आपको सेटजेब के नियम में भी ये बताया गया कि द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े एल्किल समूहों की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो इधर एक एल्किल समूह है, यहाँ भी एक एल्किल समूह है, इसमें केवल एक ही एल्किल समूह है इधर। ठीक है, तो इसमें दो एल्किल समूह, इसमें एक एल्किल समूह है, तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या होगा, ब्यूट 2इन और ये ब्यूट 1इन। तो ये मुख्य उत्पाद के रूप में एल्कीन क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हैलो एल्केन का विहाइड्रो हैलोजनीकरण किस नियम के अनुसार होता है, सेटजेब के नियमानुसार होता है। अब अगला हेडिंग है निराकरण अक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक। निराकरण अक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक। निराकरण अक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक।
ये आप लोग जानकारी के लिए बता दिया जा रहा है। निराकरण अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक। निराकरण अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो निराकरण अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं? तो पहला है एल्किल हैलाइड की प्रकृति। पहला क्या है? एल्किल हैलाइड की प्रकृति। एल्किल हैलाइड की प्रकृति मतलब प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड या टर्सरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो टर्सरी एल्किल हैलाइड सबसे अधिक प्रभावित करेगा अर्थात निराकरण अभिक्रिया देगा। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड उससे कम और प्राइमरी सबसे कम देता। ठीक है, प्राइमरी क्या होता है? सबसे कम देता है। ठीक है, इसी तरह तो ये तो एल्किल हैलाइड की बात हो गई। अगर इसमें समान एल्किल समूह हो समान एल्किल समूह होने पर, समान एल्किल समूह होने पर मतलब इसमें एल्किल समूह समान नहीं था, इसमें ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, लेकिन समान एल्किल समूह हो तब क्या होगा? समान एल्किल समूह होने पर तो एल्किल हैलाइड क्या होगा? जैसे RF हो गया, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, RCl, RBr, ठीक है, RI, ये तो इसमें सबसे अधिक निराकरण अभिक्रिया कौन देगा? एल्किल आयोडाइड, उससे कम एल्किल ब्रोमाइड, फिर एल्किल क्लोराइड, फिर एल्किल क्लोराइड। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की प्रकृति भी निराकरण अभिक्रिया को क्या करता है? प्रभावित करता है। दूसरा है इसमें विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति। अब इसमें विलायक दो तरह से होते हैं, ध्रुवीय विलायक और दूसरा अध्रुवीय विलायक। तो ध्रुवीय विलायक जो है वो ध्रुवीय विलायक को क्या करते हैं? ईवन अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, तो ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में क्या होता है? ईवन अभिक्रिया, ईवन निराकरण अभिक्रिया होती है। ईवन निराकरण अभिक्रिया होगा अध्रुवीय विलायक में। अध्रुवीय विलायक होने पर E2 निराकरण अभिक्रिया होगा। E2 निराकरण अभिक्रिया, E1 अभिक्रिया और E2। ध्रुवीय विलायक में E1 अभिक्रिया और अध्रुवीय विलायक में E2 अभिक्रिया। ठीक है, तीसरा है क्षारक की प्रबलता। तीसरा क्या है? क्षारक की प्रबलता। क्षारक की मतलब प्रबल क्षारक हो सकता है और दुर्बल क्षारक हो सकता है। तो दुर्बल क्षारक के तंतु विलयन में E1 निराकरण अभिक्रिया होगा। दुर्बल क्षारक के तन विलयन में E1 अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? E1 निराकरण अभिक्रिया होगी। ठीक है, और प्रबल क्षारक के तन विलयन में, प्रबल क्षारक के तन विलयन में E2 अभिक्रिया होगी, या कह सकते हैं E2 निराकरण अभिक्रिया होते। ठीक है, और चौथा है ताप बढ़ाने पर। ताप बढ़ाने पर विलोपन अभिक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर विलोपन अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। विलोपन अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर विलोपन अभिक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये था निराकरण अभिक्रियाओं के बारे में। तो यहां पर एक उदाहरण दे दिया जा रहा है, तो देखिए, इसको
एक एग्जाम्पल है हेलो एल्केन को, एग्जाम्पल एक, हेलो एल्केन को एल्कोहलिक कास्टिक क्षार विलयन के साथ गर्म करने पर बिहाइड्रोहेलोजीकरण द्वारा क्या बनता है? एल्कीन बनता है। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। हेलो एल्केन को एल्कोहलिक कास्टिक क्षार, हेलो एल्केन को एल्कोहलिक कास्टिक क्षार विलयन के साथ गर्म करने पर, कास्टिक क्षार विलयन के साथ गर्म करने पर विहाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा एल्केन बनता है। एल्केन में जानते हैं कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर उदाहरण लिया जा रहा है। इसमें एग्जाम्पल लिया जा रहा है ब्रोमोएथेन का या एथिल ब्रोमाइड का, या इस तरह भी पहले आप लिख सकते हैं। देखिए हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को लिया जा सकता है, तो हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ये क्या है? एल्किल हैलाइड है या हेलो एल्केन कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड। इसको क्या किया जा रहा है? एल्कोहलिक कास्टिक क्षार के साथ गर्म किया जा रहा है। KOH यहाँ ALC लिख दीजिए तो एल्कोहलिक मान लिया जाएगा। एल्कोहलिक कास्टिक क्षार के साथ क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो एल्कोहलिक कास्टिक क्षार के साथ जब गर्म किया जाता है तो आपको बताया गया यहाँ पर क्या होगा? बिहाइड्रोहाइलोजनीकरण की क्रिया होगा। तो बिहाइड्रोहाइलोजनीकरण में अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन पृथक होगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन पृथक होता है। तो यहाँ देखिए इस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो ये अल्फा कार्बन हुआ, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये दोनों जब निकल जाएगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हेलो एल्केन को एल्कोहलिक कास्टिक क्षार विलयन के साथ गर्म किया जा रहा है, तो बिहाइड्रोहाइलोजनीकरण द्वारा क्या बन रहा है? एल्कीन बनता है। तो यहां से हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या होगा? RCH, R सिंगल बॉन्ड C, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो CH हो गया। फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहां से हाइड्रोजन निकल गया है तो C, और यहाँ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा? CH2। अब यहाँ देखिए कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये एल्कीन हो गया। क्या बना? एल्कीन, क्योंकि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब यहां से ये निकला हुआ है, यहां से ये निकला हुआ है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये आयनित होगा विलयन में पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में। तो पोटेशियम आयन और हाइलाइड आयन मिलकर के क्या बनाएंगे? पोटेशियम हाइलाइड बना देंगे। और यहां से हाइड्रोजन भी निकला हुआ है, तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन हो रहा है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन हो रहा है। तो ये पोटेशियम से मिलकर के पोटेशियम हाइलाइड बना दिया और हाइड्रोजन OH से मिलकर के क्या बना देगा? जल बना देगा, H2। ठीक है, अब यहां एग्जाम्पल देखिए
एक आप एग्जाम्पल और देख लीजिए। यहाँ पर हम एथिल ब्रोमाइड का दे रहे हैं एग्जाम्पल। एथिल ब्रोमाइड का दिया जा रहा है क्योंकि एथिल ब्रोमाइड ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए क्या होगा, CH3CH2Br प्लस एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो क्या होगा, देखिए अब इस कार्बन के साथ अब इसको हम अलग अलग कर दे रहे हैं। देखिए C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Br। तो ये अल्फा कार्बन हुआ, ये क्या हुआ, बीटा कार्बन हो गया। ठीक है, ये अल्फा कार्बन हुआ, ये क्या हुआ, बीटा कार्बन हो गया। अब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से ब्रोमीन निकलेगा, तो यहां क्या बचेगा, CH2, क्या बचेगा, CH2। तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहां से ब्रोमीन निकला, यहां से पोटेशियम मिलकर के क्या बनाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बना देगा, और यहां से हाइड्रोजन OH मिलकर के क्या बनाएगा, H2O बना देगा। ठीक, अब यहां से ब्रोमीन निकला और यहां से हाइड्रोजन निकला, तो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O, ये क्या बन जाएगा, एथीन। ठीक, तो इसी तरह आप एक है 1 क्लोरोप्रोपेन, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। 1 क्लोरोप्रोपेन CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड H। इसको क्या किया जा रहा है, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर रहे हैं। ये अल्फा कार्बन हुआ, ये बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन पृथक होगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन पृथक होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये पृथक हो गया, यहाँ से ये पृथक हो गया, तो यहाँ क्या बचा, देखिए CH3, क्या बचेगा, CH3, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ CH3 हाइड्रोजन एक निकल गया, चूंकि ये अल्फा कार्बन है, क्या है, बीटा लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन पृथक हुआ, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन पृथक हुआ, तो बिहाइड्रो हाइड्रोजनीकरण हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां से देखिए हाइड्रोजन निकल रहा है, तो यहाँ CH यही तो बचा, तो सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल गया है, यहाँ ए हाइड्रोजन मिलकर के क्या होंगे, CH2 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, CH2। अब आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ 1 2 3, 3 ये, चौथा ये 1 2 हाइड्रोजन के साथ हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथे के लिए यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 1N, प्रोप 1N, IPC नाम ये हो गया। प्लस यहाँ ये आयनित होगा पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में, तो पोटेशियम और क्लोरीन मिलकर के क्या बनाएंगे, पोटेशियम क्लोराइड, प्लस OH और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। ठीक है, तो ये निराकरण of क्रियाएं क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है, और धातु से अपक्रिया अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।